नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल पेपर। ठीक है ना। सोशल साइंस में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में समय मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट में आपको अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है। अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं तो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सोशल साइंस का मॉडल पेपर है जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा और आज की वीडियो को देखने के बाद में आप 70 में 70 क्वेश्चन यानी 70 नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न सही हो गए तो समझ लीजिए कि 20 नंबर आपके तभी फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को हुई थी। याद रखना इस बात को, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को। देखिए एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 23 नंबर ही लाना है। 70 में 23 नंबर ही लाना है, जिसमें से 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है। तो यानी कि अगर आपके 20 नंबर बहुविकल्पीय सही हो जाए तो पास तो आप ऐसे ही हो जाओगे। ठीक है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को आप देखिएगा। अभी एक से एक अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की भूमिका। जर्मनी के एकीकरण की भूमिका क्या थी? तो ये है भैया काइजर विलियम हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। तीसरा प्रश्न, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो याद रखिएगा इस बात को कि नेपोलियन की जो पराजय है वो 1815 ईस्वी में हुई थी। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो भैया असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो खिलाफत आंदोलन था, यानी कि तीसरा आपका सही होगा। अगला है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब माना जाता है। तो 1914 ईस्वी को माना जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 ईस्वी को। अगला है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए जो होगा वो काली मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि काली मिट्टी को उपयुक्त माना गया है कपास की खेती के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वो किस लिए चलाया गया। तो जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण के लिए, यानी कि वनों को बचाने के लिए। जब पेड़ की कटाई हो रही थी तो लोग उन पेड़ों से चिपक जाते थे कि ताकि उन पेड़ों को ना काटा जाए, और इसीलिए चिपको आंदोलन चलाया गया, यानी कि चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि बांधों को भी कहा जाता है। बांधों को क्या कहा जाता है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी बांधों को कहा जाता है, यानी कि पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ठीक है। तो मोटे अनाज के अंतर्गत आपकी जो ज्वार की फसल है इसको सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो अगर दो राज्यों के बीच आदान प्रदान होता है तो वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और अगर दो देशों के बीच में आदान प्रदान होने लगे तो वो अंतरराष्ट्रीय कहलाता है। लेकिन यहाँ पर दो राज्यों के बीच में कहा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है। तो संघीय सूची का जो विषय है वो रक्षा है। ठीक है ना। संघीय सूची का विषय क्या है? रक्षा है। अगला है काले दस्ताने बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक हैं। ठीक है। काले दस्ताने बंधी मुट्ठियां जो है ये किसकी प्रतीक हैं? तो अश्वेत शक्ति की। किसकी प्रतीक है? अश्वेत शक्ति की, यानी कि गा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपका कि भारत में मताधिकार की आयु क्या होने वाली है। तो भारत में जो मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष मानी गई है, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तब आप मताधिकार कर सकते हैं, मत अपना दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। ठीक है ना। विकसित देश हमसे पूछा गया है, तो विकसित देश जो आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है ना। विकसित देश। 15वां क्वेश्चन समझते हैं कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जो भारत में जीविका चलाई जाती है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? उसका प्रमुख स्रोत भैया कृषि है, यानी कि ज़्यादातर लोग भारत में क्या करते हैं? कृषि करते हैं। अगला है सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका जो अधिनियम है वो अक्टूबर 2005 में पारित हुआ, यानी कि पहला विकल्प सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से
किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, तो ये इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 17 का ख हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है देश को छोड़ करके बाकी तानाशाही लोकतंत्र को ही प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में अगर आप निवासी हैं तो भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का समावेश है? तो जो भारत संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जो है समावेश किया गया है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, यानी कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका निर्यात भारत नहीं करता है? तो उर्वरक। ठीक है, उर्वरक को अपने देश में भारत आयात करता है, निर्यात नहीं करता है, यानी कि सिर्फ अपने देशों में लाता है, ले नहीं जाता है। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो ये सारे 20 क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट कर लेना है, कई बार याद कर लेना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब समझते हैं खंड बा में आपका कौन सा प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद में आपका शुरू होगा खंड बा। ठीक, खंड बा में सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए होंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आपका है कि पूना एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें बताइए। ठीक है ना, पूना एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें आपको बताना है। अथवा 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, कोई एक प्रश्न करना है। अथवा का मतलब यही हुआ कि चाहे आप ये वाला कीजिए चाहे ये वाला कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो अगर आपको ये याद है तो ये प्रश्न करेंगे, और नहीं तो अथवा करके जो दूसरा प्रश्न आया है ऊर्जा तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये वाला प्रश्न करेंगे। ठीक, तो ये याद होगा तो ये करेंगे, नहीं तो ये वाला प्रश्न करेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है कि जैव विविधता क्या है, ये आपको करना है। और अगला है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके अति लघु उत्तरीय में दिए जाएंगे। ठीक है, 4 प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय में करने के लिए दिए जाएंगे जो कि 4-4 नंबर के होंगे। ठीक, इसके आगे का जो हमारा प्रश्न पत्र होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कि ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है, ये कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं याद है तो अथवा करके दूसरा प्रश्न आया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई दांडी यात्रा का वर्णन करो। ठीक है, तो चाहे आप ये क्वेश्चन करें और चाहे आप ये क्वेश्चन करें। दूसरा प्रश्न आपका होगा कि लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का वर्णन करें, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। अथवा करके आपका आया है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करें, तो चाहे ये क्वेश्चन करेंगे और चाहे ये क्वेश्चन करेंगे। जो प्रश्न आपको याद होगा दोनों में से कोई एक प्रश्न हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा। ठीक है, फिर मानचित्र से संबंधित आपका प्रश्न आएगा। देखिए पहला प्रश्न मानचित्र से, सबसे पहले आपको इतिहास से प्रश्न मिलेगा। मानचित्र से संबंधित कितने प्रश्न भैया मिलेंगे? 5 प्रश्न मिलेंगे। ठीक, पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? एक मैप मिलेगा भरने के लिए। ठीक है ना, मैप मिलेगा यानी भारत का नक्शा मिलेगा भरने के लिए, और उसी में आप इसको बताएंगे कि वो स्थान जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मैप कैसे भरना है उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल दी है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका होगा कि वो स्थान जहां से 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। ठीक है, वो प्रश्न आपको कर देना है। ठीक है ना, आपको इसी तरह से मैप मिलेगा। ठीक है ना, इसी तरह से मैप मिलेगा, भारत का नक्शा मिलेगा, और इसी में आपको बताना है कि वो प्रश्न कैसे कैसे कहाँ पर है। ठीक है, अगला है वो स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। ठीक है ना, उसके बारे में लिखना है। वो स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, उस स्थान के बारे में बताना है। और अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है ना, ये 5 प्रश्न आपके इतिहास से होंगे। इसी तरह से 5 प्रश्न आपके भूगोल से संबंधित होंगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है सलाल बांध इस चिन्ह द्वारा बताइए। ठीक है, सलाल बांध भारत में कहाँ है? जहाँ पर होगी वहाँ
पर इस चिन्ह को आप बना दीजिएगा। ठीक, दूसरा होगा कि लौह अयस्क खनिज जहाँ पर होगा वहाँ पर ऐसे करके एक त्रिभुज का चिन्ह बना देना है। ठीक, अगला प्रश्न, तापीय ऊर्जा का क्षेत्र जहाँ पर होगा वहाँ पर एक वृत्ताकार चिन्ह बना देना है। अगला प्रश्न है, महानदी, जहाँ महानदी होगी भारत में इस चिन्ह द्वारा बताइए, और पारादीप को इस चिन्ह द्वारा बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज के मॉडल पेपर में सॉल्व करवाए हैं सारे क्वेश्चन आप ध्यान से कई बार आप रिपीट कर लीजिएगा, चूंकि ये वो प्रश्न है जो कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरह से नई नई वीडियो पर डे आपको मिलती रहेगी, उसके लिए आप अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए मेहनत और ईमानदारी से। बेस्ट ऑफ लक।